नमस्कार, दीपजीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक की चौथी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, उपभोक्ता का, उसका व्यय का, इसमें क्या क्या पैसे का रोल होता है, वहाँ की इनकम का क्या रोल होता है, कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, विकासशील होती है, अल्प विकसित होती है, इनकम के आधार पर हम कैसे किसी देश की में रोजगार बढ़ा सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, घट सकती है, इन सब आधार से इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। और पहला हमारा इसमें मेन प्रयास ये रहेगा कि हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ों को समझाएं, क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो इसमें पहला जो उत्पादन होगा, पहला होगा उत्पादन, प्रोडक्शन, कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन हो रहा है। दूसरा क्या है, उपभोक्ता, कंज्यूमर भी मान सकते हैं इनको। और जो कंज्यूमर है वो खर्च करता है, व्यय, तो यहां पे व्यय उनका एक्सपेंडिचर को माना जाएगा। और कोई भी उपभोक्ता तभी तो वो व्यय करेगा या खर्च करेगा जब उसका आय का भी पता हो। तो उत्पादन हो गया, उपभोक्ता हो गया, आय हो गया, यानी कि आय को हम यहाँ इनकम लिख लेते हैं। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि आय के द्विचक्रीय प्रवाह, त्रिचक्रीय प्रवाह से, आय के द्विचक्रीय प्रवाह, त्रिचक्रीय प्रवाह से कैसे और किस आधार पे अर्थव्यवस्था में इनका रोल होता है। तो अगर आय का द्विचक्रीय प्रवाह पढ़े हम, आय का द्विचक्रीय प्रवाह, तो पहले हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। मान लीजिए कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, जो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, हम लोग तो बिस्किट का एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक, और यहां पे परिवार है। परिवार को आप ये मान सकते हैं कि नागरिक मान लीजिए, यहां उसको परिवार या नागरिक, ठीक है। अभी फर्म ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई उत्पादन किया, कोई कंपनी लगाई, फर्म ने कोई किसी वस्तु को उत्पादन किया। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन करेगा तो ये जो नागरिक है, वहां के जो परिवार यानी परिवार या नागरिक इस फर्म में काम करेंगे। तो अगर ये परिवार इस फर्म में काम करते हैं, तो फर्म में अगर परिवार काम करते हैं तो परिवार को क्या होगी, आय की वृद्धि होगी, यानी कि उनको रोजगार मिला है तो जाहिर सी बात है इनका इनकम बढ़ेगा। तो फर्म में जब ये फर्म में नागरिक काम करेंगे तो फर्म के लिए खर्च हो गया, यानी कि फर्म ने खर्च करके तभी तो इनको नौकरी दिया है, उत्पादन किया है। तो जो फर्म का खर्च होगा उसको हम फर्म का व्यय लिख देंगे, ठीक है। और जो फर्म की तरफ से इनको सैलरी दी जाएगी उसको हम परिवार का आय लिख देंगे, ठीक, ये हो गया। लेकिन अब इस बात का आप ध्यान देंगे कि अगर फर्म या कंपनी कोई किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है तो वो उत्पादन जो वस्तु है उसको खरीदेगी भी तो वही जनता, वहां की नागरिक खरीदेगी। तो जो वहां की जनता या नागरिक खरीदेगी वो उसका खर्च हो गया। तो मान लीजिए आपके ही परिवार में आप गए कोई चीज दुकान पे खरीदने, कोई चीज, तो जो आप चीज खरीद रहे हैं तो वो चीज तो आपका खर्च हो रहा है पैसा ना, तो उसको व्यय लिख लेंगे। तो व्यय लिख लेंगे इसका, जो यहां से अगर कोई वस्तु ले रहा है तो परिवार का व्यय होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये परिवार जब यहां से खरीद रहा है तो जो पैसा आ रहा है फर्म के पास, ये तो इसका आय होगा ना, इनकम होगा। तो ये हो गए, हम लोग समझ गए, ये समझ गए आय का द्विचक्रीय प्रवाह। लेकिन अब देखिए इस चीज का, एक चीज का और ध्यान देंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप अपने पैसे सारे खर्च कर देते हैं? नहीं, आप उसमें से कुछ बचत करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये परिवार है, परिवार में कुछ पैसे बचत किए, तो बचत करके कहाँ जमा करेंगे? स्वाभाविक है बैंक में जमा करते हैं या फिर बीमा कंपनियों में
यहाँ पे जमा करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बैंक जो हो गया, बैंक या तो इसको फाइनेंशियल सिस्टम मान लेते हैं, बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक, यहां पे बचत हुआ परिवार के द्वारा। ठीक, अब बैंक के पास पैसा है और अगर मान लीजिए फर्म को अगर अपना बढ़ाना हो, रोजगार बढ़ाना हो, तो स्वाभाविक है कि वो ऋण लेगी। और ऋण किससे लेगी? ऋण लेगी बैंक से। और कभी कभी ये भी तो होता है कि आप अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, चाहे मकान हो गया, चाहे विवाह हो गया, चाहे कोई रोजगार हो गया, उसके लिए बैंक से आप ऋण लेते हैं। तो ये देखिए बैंक से आप ऋण लिए और उसके बाद फर्म जो है अपना पैसा बचत भी तो करती है, तो वो बैंक में जमा कर देती है। तो इस तरह आप समझ रहे हैं कि इनकम का कैसे फ्लो हो रहा है। वही पैसा है, बैंक भी यूज कर रही है, परिवार भी यूज कर रहा है और फर्म भी यूज कर रहा है। लेकिन ये समय के अनुसार वो आय में बदल रहा है, कभी व्यय में बदल रहा है। वही इनकम, वही पैसा। ठीक है, इसी संसाधनों की गतिशीलता दर्शाता है। अब जैसे कि अगर आय का त्रिचक्रीय प्रवाह अगर हमको समझना हो, यहां पे आय का त्रिचक्रीय प्रवाह समझना हो, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि यहां पे कोई कंपनी हो गया। ठीक, मान लीजिए वो कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा है। तो कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा है, तो जो इसमें लोग काम कर रहे हैं उनको हम परिवार मान सकते हैं या फिर नागरिक मान सकते हैं। ठीक, यहां पे हम बीच में फाइनेंशियल सिस्टम रख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम से फर्म ने लिया ऋण कि भैया आप हमें ऋण दे, तो हमें फर्म या कंपनी लगानी है। इन्होंने ऋण दे दिया। ऋण देने के बाद ये कंपनी ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। मान लीजिए कंप्यूटर का निर्माण करने के बाद ये फिर किसको बेच रही है? परिवार को ही बेच रही है। या तो परिवार को बेच लीजिए, या तो फिर वहां की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको भी बेच सकती है। ठीक है, अब अगर परिवार को ये बेच रही है तो परिवार का व्यय हो रहा है और कंपनी का आय हो रहा है, तो यहां आय लिख लेंगे। ठीक है, और सरकार को अगर वो बेच रही है तो सरकार का व्यय होगा और कंपनी का आय बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए सरकार को कंपनियां टैक्स भी देती हैं। अगर कंपनी सरकार को टैक्स दे रही है तो कंपनी की यहाँ पे फैक्ट्री की व्यय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही यहाँ पे भी हो जाता है कि परिवार जो है अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है तो परिवार का व्यय हो जाएगा और फर्म की आय बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया त्रिचक्रीय प्रवाह। त्रिचक्रीय प्रवाह इसलिए क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम भी है, सरकार भी है, परिवार भी है और फर्म और कंपनी भी है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसलिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जरा ध्यान देंगे इसको आप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है। ध्यान देंगे इस चीज को। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो आपका एक मित्र या फिर कोई दोस्त आपसे कहा कि भैया आपके 10,000 रुपये उधार दे दीजिए, ऋण दे दीजिए, हमें एक दुकान खोलनी है। ठीक, आपने दे दिया। तो आपने ये कहा कि भैया हम आपको 10,000 रुपये उधार देंगे, लेकिन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद यही हमको चाहिए 15,000। यानी कि आपने क्या शर्त रखा कि हमें चाहिए ब्याज। ठीक है, तो इसने ये कहा कि भैया चलो ठीक है, आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप हमसे 2 महीने बाद 15,000 रुपये ले लो, या तो हमारे दुकान में 10% के शेयर हो जाओ। ठीक है, पार्टनर बन जाओ 10% के। अब देखो, तो आपने जो यहां पर ऋण दिया वो ऋण किस आधार पर दिया? पहला आधार या तो हमें ब्याज मिले, दूसरा आधार या तो हमें लाभांश मिले।
ठीक, अब देखिए इतना आपको समझ में आया। देखिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये दिया और 10,000 रुपये देने के बाद इनको ये कहा कि भैया आप 10,000 रुपये ले लीजिए और आप उसका उपयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बदले में मुझे या तो ब्याज चाहिए या तो लाभांश चाहिए। ये आपका हो गया ऋण पर्पज से। अब देखिए अब उसके बाद मान लीजिए आप 10,000 रुपये आपके पास है और आपको कहीं विदेश जाना हो और आप ये कहें कि भैया 10,000 रुपये कोई मेरा रख ले, ठीक है, तो 10,000 रुपये बदले में अगर आप कहीं रखने के लिए देंगे किसी बैंक के पास और वो ये कहेंगे कि भैया हमें जब मन करेगा तब लेंगे, जब हमारी इच्छा करेगी तब लेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये आपके पैसे का मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि अगर ये अधिकार रखेगा तो वो कहीं व्यय करेगा और व्यय करेगा तो उसके पास से पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपने उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया कि हम जब चाहेंगे तब उस पैसों को लेंगे, तो बदले में ये आपको जब 10,000 रुपये आप इसको रखने के लिए देंगे तो ये आपसे कुछ पैसे लेगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब करंट अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट में आपको कुछ पैसे चार्ज कटते हैं, या फिर जो सेविंग होते हैं, जो एफडी होते हैं, उसमें जो सेविंग होते हैं, जो एफडी होते हैं या फिर क्रेडिट अकाउंट होते हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें आपको ब्याज तो मिलता है, लाभांश तो ब्याज तो मिलता है, लेकिन उसमें आपको तुरंत प्राप्त करने की सुविधा नहीं होती है। इसके साथ ही अगर सेविंग अकाउंट में आपको तुरंत पैसे प्राप्त करने की सुविधा होती है तो उसमें एक लिमिटेशन होता है कि आप एक माह में या एक सप्ताह में कितने पैसे निकाल सकते हैं या फिर कितने बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने अगर अपने पैसे को किसी को दे रहे हैं जिसको आप अधिकार ये दे रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है, बदले में आप ब्याज या लाभांश ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप यदि किसी पैसे को दे रहे हैं उसका आप तुरंत मांग सकते हैं, ले सकते हैं, मुद्रा का उपयोग के अधिकार को नहीं दे सकते हैं, तो इसी को कहते हैं वित्त। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब आगे हम आते हैं इस पे, यानी कि अगर आपको ये लिखना हो कि वित्त क्या है, फाइनेंस क्या है, अगर आपको लिखना है फाइनेंस क्या है, तो फाइनेंस मतलब क्या है कि मुद्रा के उपयोग और मुद्रा के उपयोग के अधिकार को अगर हम कहते हैं तो फाइनेंस कहते हैं। ये इतना बात आपको समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए है, उसे लेना है कार का जो प्राइस है 10 लाख रुपए है। अब इसके पास 3 लाख ऑलरेडी कैश है और बदले में तो इसको 7 लाख चाहिए, तो 7 लाख के लिए ये गया बैंक के पास। तो बैंक ने कहा भैया ठीक है हम आपको 7 लाख का ऋण देंगे, लेकिन बदले में हमें 12% का इंटरेस्ट चाहिए या ब्याज चाहिए। तो ये किस आधार पर मुद्रा दे रहे हैं? ब्याज के आधार पे, ठीक है। तो ब्याज के आधार पे दे रहे हैं बैंक, और बैंक ने तो ये भी कह दिया ठीक है कि आपको 7 लाख रुपए का उपयोग करने का हम अधिकार दे रहे हैं। तो 3 लाख रुपए इनका हो गया, 7 लाख इनका हो गया, यानी कि 10 लाख में ये कार परचेस कर सकते हैं। तो मुद्रा के उपयोग और मुद्रा के अधिकार को ही फाइनेंस कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम चलते हैं। अब जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय व्यवस्था। तो वित्तीय व्यवस्था में हमने आपको वित्त बता दिया, फाइनेंस बता दिया कि मुद्रा और मुद्रा के उपयोग के अधिकार को जो आधार होता है लाभांश और ब्याज पे, इसी को वित्त कहते हैं। और वित्त व्यवस्था में हम 4 चीजों को समझेंगे। पहला है वित्तीय संस्थाएं, तो वित्तीय संस्थाएं का आप एग्जांपल लिख सकते हैं बैंक, बीमा कंपनी, या फिर कोई एनबीएफसी, ये होती है वित्तीय संस्थाएं। और दूसरा होता है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं जैसे कि मान लीजिए आपको बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, एटीएम हो गया, चेकबुक हो गया,
ये आपका हो गया वित्तीय सेवाएं। उसके अलावा आप किसी बैंक में जाते होंगे, जब कोई आप अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो आप ये देखते होंगे कि वहाँ पे एक सलाहकार होता है, एक एडवाइजर होता है जो आपको सलाह देता है कि आप इस ऐसे अकाउंट खुलवाइए या फिर इस शेयर मार्केट में पैसे लगाइए। तो आप ये देखते हैं कि वित्तीय सेवाएं में एक तो आपका बैंक की जितनी भी सुविधाएं मिलती है, एटीएम, इंटरनेट, और उसके अलावा आपको मिलेगा जो यहाँ के एडवाइजर होते हैं जो आपको ये सलाह देते हैं कि आप कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश प्राप्त हो। तो ये भी वित्तीय सेवाएं में आता है। तीसरा जो है वित्तीय उपकरण मान लेते हैं। वित्तीय उपकरण यानी कि जो वित्तीय सेवाएं देते हैं उसमें किस किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वित्तीय उपकरण में। तो वित्तीय उपकरण में आपका एटीएम आ जाएगा, चेकबुक आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा, ये हो गया है वित्तीय उपकरण। चौथा आपका होता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार वित्तीय बाजार मतलब क्या है कि वो सभी बाजार, वो सभी मार्केट जहां पे फंड का लेन देन होता है, जैसे वो बैंक मान लीजिए, कोई भी संस्था लीजिए, जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है वो वित्तीय बाजार होता है। और वित्तीय बाजार हमेशा अधिक से कम वाले क्षेत्र में होता है, जहां पे पैसे ज्यादा होते हैं वहां से कम वाले क्षेत्र में वित्तीय बाजार यानी कि फंड का लेन देन होता है। आगे हम समझेंगे कि वित्तीय बाजार किस प्रकार से होते हैं। दो प्रकार के वित्तीय बाजार होते हैं। हम अभी इस टॉपिक को हेडिंग डाल के इसी को समझते हैं। जैसा कि हम अब वित्तीय बाजार में हमारा चौथा था, वित्तीय व्यवस्था का चौथा पॉइंट था वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का मतलब क्या होता है कि जो फंड होते हैं अधिक क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र में होता है। वित्तीय बाजार दो तरीके का होता है, पहला होता है मुद्रा बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में कोई भी फंड जो होता है एक दिन से 365 दिन तक होता है, और दूसरा जो पूंजी बाजार में कोई फंड होता है वो दीर्घकालिक के लिए होता है। तो पूंजी बाजार का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप शेयर मार्केट रख सकते हैं। और मुद्रा बाजार तो आप समझ ही रहे हैं, अधिक क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र में कोई भी फंड का लेन देन जो होता है जो अल्पकालिक के लिए होता है वो मुद्रा बाजार होता है। तो इतना तो आप समझ गए कि मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार होता है। अब उसका महत्व हम समझिए, इस चीज को एग्जाम्पल से इसका हम महत्व समझेंगे। एग्जाम्पल से इसका हम महत्व समझेंगे कि किस प्रकार से आय के त्रिचक्री प्रवाह, द्विचक्री प्रवाह, चार चक्री प्रवाह में वित्त बाजार का महत्व क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है या फाइनेंशियल सिस्टम, तो बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम से कंपनी कोई ऋण लेती है, ठीक है, कि भैया हमें फर्म लगाना है किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए। जब फर्म लगाएगी तो यहां पे उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होगी तो परिवार का इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो उनका व्यय करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। व्यय करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब व्यय करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो यही व्यय उन्हीं वस्तुओं को खरीदेगी जिस चीज को कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही हो, या फिर जो सप्लाई और डिमांड का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि जो इनका व्यय है, यानी कि जो कंज्यूमर बिहेवियर सिद्धांत जो है हम जो पढ़े थे उसको हम एनालिसिस करके कंपनी के उसी अनुसार कोई प्रोडक्ट बनाएगी। तो ऐसे में क्या है कि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, परिवार की इनकम बढ़ेगी, तो ग्रोथ बढ़ेगा। ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो जब ग्रोथ होगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकसित हो जाएगी, विकासशील हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर इनका वृद्धि और विकास होगा। और देखिए जब कंपनी ऋण लेने के बाद जब इनके पास फर्म के पास ज्यादा पैसे आ जाएगी तो यही फर्म जो है बैंक को अपना सेविंग दे देगी। तो सेविंग देने के बाद इनके पास क्रेडिट बढ़ जाएगा। जब क्रेडिट बढ़ जाएगा तो ये भी परिवार को अपना ऋण दे सकते हैं जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें पूरा कर सकते हैं, फिर कहीं निवेश कर सकते हैं। और जब इन्हीं परिवार के पास अपना बचत हो जाएगा तो ये बैंक के पास अपना ऋण रख सकते हैं, बैंक के पास अपना बचत रख सकते हैं।
तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एक ही पैसा कैसे किस प्रकार से काम होता है। इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, वो 100 रुपया आप लेकर गए किसी दुकान के पास गेहूं या फिर आटा खरीदने के लिए। आप 100 रुपये में आटा खरीद लिए, उसी 100 रुपये से दुकानदार जाएगा, उसी 100 रुपये से दुकानदार जाएगा कोई और प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाएगा, उसी 100 रुपये से कोई और मजदूर जाकर कोई और कार्य करेगा। तो इस चीज को देखिए, समझिए, पैसा सिर्फ 100 रुपये है और इससे इसके माध्यम से कितने लोगों का कार्य हो रहा है, वही 100 रुपया घूम कर सबके पास आ रहा है और लोगों का काम कर रहा है। तो ऐसे में जो है अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, और देखिए एक चीज और देखेंगे आप, अगर परिवार के पास परिवार के पास इनकम बढ़ रहा है तभी तो अपना बचत करेंगे। तो जो मुद्रा बाजार होता है, जो मतलब कि वित्तीय व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि बचत को प्रोत्साहन मिलता है, ऋण लेते हैं और उसके बाद उत्पादन की वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ता है और अंततः पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। तो अगर इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को समझना हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे इसकी मोबिलिटी की गतिशीलता को वित्तीय बाजार या वित्तीय व्यवस्था में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। आगे के टॉपिक में हम लाएंगे आरबीआई और आरबीआई से जुड़े फैक्ट और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। दीप जीएस फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।